नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक श्रृंखला शुरू किए हैं भारत के पड़ोसी देशों की, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। चीन देश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहां से क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन करीब ना करीब 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 पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में। तो इससे पहले हमने कर लिया है बांग्लादेश, कर लिया है नेपाल, कर लिया है श्रीलंका, कर लिया है। और जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको याद करने की मैंने ट्रिक बताई है। और जितने भी भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, इसकी भी ट्रिक हमने आपको बताई है। और उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे कितनी आसानी से आप उसे याद कर सकते हैं। तो चलिए अब चाइना के बारे में पढ़ते हैं। चीन चीन की जो राजधानी है ये आपकी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी आपकी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की जो मुद्रा है आपकी ये रेनमिंबी और युआन है। मुद्रा क्या है इसकी? रेनमिंबी और या फिर युआन इसकी मुद्रा है चीन की। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। अधिकतर युआन ही पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बीजिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं संसद। चीन की संसद का नाम क्या है? चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। चीन की जो संसद है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। उसके बाद चीन के पहले जो राष्ट्रपति थे सुन यात सेन थे। क्या थे? सुन यात सेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो सुन यात सेन थे। उसके बाद वर्तमान में राष्ट्रपति आप लोगों को पता ही होगा कौन है? शी जिनपिंग है। वर्तमान में राष्ट्रपति चीन के शी जिनपिंग है। यहाँ की भाषा है मंदारिन। मंदारिन चीन की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है ये आपका पांडा है। पांडा एक प्रकार का क्या है? भालू। भालू की ये प्रजाति है और ये विलुप्त होने की कगार पे है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का है रेड क्राउन क्रेन। रेड क्राउन क्रेन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। राष्ट्रीय वृक्ष गिंगको है। इसका जो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? गिंगको है। और फिर हम देखते हैं यहाँ का राष्ट्रीय खेल। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय खेल है ये देशों के राष्ट्रीय खेल पूछे जाते हैं, तो यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है ये टेबल टेनिस है। ये इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है हम उस पर स्टार का मार्क बना दे रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ का जो झंडा है, जो चीन का झंडा है। आप थंबनेल में देखे होंगे चीन का झंडा कैसा है। तो चीन का झंडे में 5 तारे बने हैं। 5 तारे बने हैं और पूरा वो लाल रंग का है। तो चीन का जो झंडे का जो लाल रंग है ये साम्यवादी क्रांति को दर्शाता है। कौन सी? साम्यवादी क्रांति को दर्शाता है। और जो 5 तारे हैं यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन चीन की एकता का प्रतीक है। जो ये 5 तारे हैं ये चीन की एकता का प्रतीक है। और चीन में एक दलीय पार्टी है, सिर्फ वहां पे एक दल है, एक दलीय प्रणाली है और उसका नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। एक दलीय प्रणाली। कौन सी? एक दलीय प्रणाली है वहां पे चीन में, और उसका जो नाम है आपका कम्युनिस्ट पार्टी, उस पार्टी का। अब ये देखिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये चीन का आपका राष्ट्रीय बैंक है, केंद्रीकृत बैंक है आपका, केंद्रीकृत आपका चाइना का ये बैंक है। उसके बाद पंचशील समझौता देखते हैं। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में कब हुआ था? आपको पता है भारत और चीन के बीच में ये समझौता कब हुआ था? क्या आप बता सकते हैं? तो भारत और चीन के बीच में जो ये पंचशील समझौता आपका हुआ था ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। उसके बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वहां की जो सेना है, चीन की जो सेना है उसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चीन की सेना का क्या नाम है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये पंचशील समझौता भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए
भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखो ये मैक-मोहर रेखा, मैक-मोहर रेखा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहां पे है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है उसका क्या नाम है? मैक-मोहर रेखा। मैक-मोहर रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी जितने भी स्टार्स हैं यहाँ पे बताए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक ये भी वर्तमान राष्ट्रपति भी देख लीजिएगा और संसद भी देख लीजिएगा, क्योंकि संसद के नाम भी पूछे जाते हैं देशों की। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए डैनयांग कुनसांग ग्रैंड, डैनयांग कुनसांग ग्रैंड, ये विश्व का सबसे लंबा पुल है, विश्व का सबसे लंबा पुल है और ये 165 किलोमीटर लंबा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा पुल किस देश में स्थित है, तो वो कहां पे है? चीन में है। और वो कितना लंबा है? 165 किलोमीटर लंबा है। अब देखते हैं जिनपिंग डैम फर्स्ट, जिनपिंग डैम फर्स्ट, ये विश्व का सबसे ऊंचा डैम है। विश्व का सबसे ऊंचा डैम कहां पे स्थित है? चीन में है। और ये कहां पे है? यालोंग नदी पर 305 मीटर ऊंचा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा डैम का क्या नाम है और वो किस नदी पर स्थित है। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा डैम किस नदी पर है, तो वो यालोंग नदी पर है। और कहां पे? उसका नाम क्या है? जिनपिंग डैम फर्स्ट है। क्या नाम है? जिनपिंग डैम फर्स्ट है। उसके बाद वांगहो नदी, वांगहो नदी या पीली नदी, वांगहो नदी या पीली नदी, जो कि आपकी पीत सागर या बोहाई सागर में जाके गिरती है, ये चीन में स्थित है। और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। शोक मतलब रोने धोने वाला नहीं, वो ऐसा शोक नहीं है जैसे आपका बिहार का शोक पूछा जाता है। बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जैसे आपकी कोसी नदी है, तो वैसे ही यहाँ पे वांगहो नदी है जो है, या पीली नदी जो है, ये चीन का शोक है। क्योंकि हर साल यहाँ बाढ़ आती है और इसके किनारे आसपास जो भी लोग बसे होते हैं उनको बहुत ही नुकसान होता है, तो इसलिए इसे उसका शोक कहा जाता है। किसी भी देश की जो नदी होती है उसका शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे बाढ़ में जो बाढ़ के कारण जो विनाश होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसे वहां का शोक कहा जाता है। अब उस ऐसे जो आपकी वांगहो नदी है या पीली नदी, वांगहो नदी या पीली नदी, इसे चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहा जाता है या चीनी सभ्यता का इसे जनक भी कहा जाता है। वांगहो नदी को चीनी सभ्यता का जनक या आपका चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। और वांगहो नदी के बारे में एक और आपका स्टेटमेंट है कि ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी नदी है एशिया की। और विश्व में चौथे नंबर पर है। आप लोगों को पता है ये विश्व में चौथे नंबर की नदी है लंबाई में, तो ये विश्व की आपकी 6ठे नंबर की नदी है। विश्व में जो लंबाई में अगर इसका नाम देखा जाए, स्थान देखा जाए, तो ये चौथे स्थान पे है, विश्व में ये 6ठे स्थान पर है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आपका वांगहो नदी भी इंपॉर्टेंट है, वांगहो नदी भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं आपका यहाँ पे पोयांग झील, पोयांग झील देखते हैं। पोयांग झील जो है ये चीन की सबसे ऊंची झील है। चीन की सबसे ऊंची झील आपकी कौन सी है? पोयांग झील है। उसके बाद किंगहाई झील, किंगहाई झील जो है ये चीन की सबसे बड़ी झील है और किंगहाई प्रांत में स्थित है। और जो ये आपकी वांगहो नदी है ये भी किंगहाई प्रांत से ही निकलती है और निकलकर पीत सागर में गिरती है। तो किंगहाई झील चीन की सबसे बड़ी झील है। फिर हम देखते हैं कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत जो है ये इसकी जो लंबाई है या जो इसका फैलाव है वो लगभग
3000 किलोमीटर में है। कितना? 3000 किलोमीटर में है। और यह एशिया की जो सबसे लंबी श्रृंखला है उनमें से एक है। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर इसके क्या नाम है? ल्यूसी शान। सबसे ऊंचा शिखर है इसका, सबसे ऊंचा शिखर। सबसे ऊंचा शिखर का क्या नाम है? ल्यूसी शान है। ल्यूसी शान इसका सबसे ऊंचा शिखर है। और ये आपका टकला या टकला मकान इसे कहते हैं, टकला मकान। ये क्या है? यहाँ का चीन का मरुस्थल है। चीन का मरुस्थल का क्या नाम है? टकला मकान। और इसका जानते हैं क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 3,37,000 के वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 3,37,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। और ये क्षेत्रफल में पता है किसके बराबर है? लगभग ये जर्मनी के बराबर है। क्षेत्रफल में लगभग ये किसके बराबर है? जर्मनी के बराबर है। लगभग ये आपका जर्मनी के बराबर है। टकला मकान जो इसका मरुस्थल है ये क्षेत्रफल में लगभग किसके बराबर है? जर्मनी के बराबर है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,37,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और विश्व में जो इसका स्थान है वो 17वें स्थान पर है। चौथे स्थान पर है मरुस्थल में देखा जाए तो ये 17वें स्थान पर है। और टकला मकान जो आपका ये मरुस्थल है, ये जो जैसे कई सारे मरुस्थल होते हैं तो जिनकी रेतें बढ़ती रहती हैं, यानी उनकी रेत एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाती रहती है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो रेत खिसकने से की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में ये दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? टकला मकान मरुस्थल है। अब चाइना के कुछ और भी फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए जो भी हमने ये स्टार साइन लगाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आप देख लीजिएगा। कुनलुन पर्वत भी पूछा जाता है, ये कहाँ पे है? और टकला मकान ये आपका मरुस्थल कहाँ पे है ये भी देख लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे के भी फैक्ट देखते हैं। आगे है जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो ये विश्व में प्रथम स्थान पर है। चौथे स्थान पर है विश्व में। विश्व में ये प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? सेकेंड नंबर पर आपका क्या है? भारत है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर निर्वाचन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत प्रथम स्थान पर है। एक चीज और इसका फैक्ट ये याद कर लीजिएगा कि 1971 में इसे यूएनओ का जो आपका यूएन है उसका स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य इसे बनाया गया। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य ये बना। एक चीज और इसका फैक्ट याद रखिएगा कि ये आपका एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो सुरक्षा परिषद का सदस्य है, स्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं आपके? स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। अगर स्थायी सदस्य आपको याद करना है तो एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, फेसर, FACER। ये हम आपको बता देंगे कैसे आपको याद करना है। देखिए F से फ्रांस हो जाएगा, A से अमेरिका हो जाएगा, C से आपका क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, और E से इंग्लैंड हो जाएगा, और R से आपका क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। तो फेसर से आप याद कर सकते हैं सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी आपके सदस्य हैं उनकी ट्रिक्स, उनके नाम याद कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे चाइना की। तो अब देखिए हम ये बताएं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है और द्वितीय स्थान पर आपका भारत है। अब देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व में चौथे स्थान पर है आपका, विश्व में ये तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो चलिए क्रम वाइज 7 देश के नाम देखते हैं विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन पहले स्थान पर है, कौन दूसरे, कौन तीसरे। तो सबसे पहले स्थान पर आपका कौन सा देश है? याद है आपको सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है आपका? तो सबसे पहले स्थान पर आपका आ जाएगा रूस। कौन सा देश आ जाएगा सबसे पहले स्थान पर आपका? रूस। यहां पे क्या हो जाएगा? रूस। रूस के बाद क्या हो जाएगा आपका? कनाडा। रूस के बाद कनाडा। कनाडा के बाद आपका क्या आ जाएगा? चीन।
कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद आपका क्या आ जाएगा, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद क्या आ जाएगा आपका, ब्राजील, क्या आ जाएगा, ब्राजील, और ब्राजील के बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर आ जाएगा आपका भारत, 7वें नंबर पर क्या आ जाएगा, भारत, भारत के बाद फिर अर्जेंटीना होता है 8वें स्थान पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने देखा कि विश्व में चाइना का स्थान क्या है, तीसरा है, ये यहाँ पे तीसरा स्थान है, और भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। अब बात करते हैं मेकांग नदी, मेकांग नदी चाइना में स्थित है, मेकांग नदी आपकी इंपॉर्टेंट है, अभी क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो मेकांग नदी है ये आपकी गिरती है कहाँ पे, दक्षिण चीन सागर में, कहाँ पे गिरती है ये, दक्षिण चीन सागर में गिरती है, कहाँ पे ये गिरती है, दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर या दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में ये गिरती है। और फिर उसके बाद ये पता है 5 देशों से होके बहती है, ये कितने, मेकांग नदी कितने देशों से होके बहती है, ये आपकी 5 देशों से होके बहती है। वो देश कौन कौन से हैं, आपका हो गया चीन, हो गया चीन के बाद कौन से हैं, चीन के आसपास जितने देश हैं, चीन, म्यांमार, लाओस और वियतनाम और कंबोडिया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया, उसके बाद चीन, म्यांमार, लाओस, आपका क्या हो जाएगा, लाओस, और फिर आपका आ जाएगा वियतनाम, चीन, म्यांमार और लाओस, और फिर आपका चीन, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, क्या हो जाएगा, वियतनाम, वियतनाम के बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, कंबोडिया, कौन सा देश हो जाएगा आपका, कंबोडिया, कंबोडिया आपका हो जाएगा, इसके बाद वियतनाम के बाद आपका हो जाएगा कंबोडिया, कंबोडिया हो गया। कितने देशों से होके गुजरती है मेकांग नदी आपकी, 5 देशों से। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया की कौन सी नदी है जो 5 देशों से होके गुजरती है, तो वो आपकी है मेकांग नदी, चीन से, म्यांमार से, लाओस से, वियतनाम से और कंबोडिया से। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का कौन सा देश है जो लैंडलॉक्ड देश है, यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसका नाम बताना है, पूछता है। तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि वो कौन सा देश है जो लैंडलॉक्ड है। अब देखते हैं हम अगला, यांगसी नदी। यांगसी नदी जो है ये आपकी कहाँ गिरती है, यांगसी नदी आपकी गिरती है पूर्वी चीन सागर में। कहाँ पे गिरती है, पूर्वी चीन सागर में, पूर्वी चीन सागर में ये गिरती है आपकी यांगसी नदी। यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है, और ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी, यांगसी नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी, यांगसी नदी। और विश्व में इसका चौथा स्थान है, पता है आपको, विश्व में ये तीसरे स्थान की है, विश्व में तीसरे सबसे बड़ी नदी है, विश्व की ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और पहली दूसरी कौन सी है ये कमेंट करके आप बताइए कि पहले नंबर पे कौन सी नदी है लंबाई में सबसे बड़ी, और दूसरी कौन सी है, तीसरी तो आपको पता हो गया कौन सी नदी है, यांगसी, और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इससे पहले अभी हमने आपको बताया है, आपने पढ़ा कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी थी आपकी, आपको याद है, तो एशिया की दूसरी बड़ी नदी हमने आपको बताया था पीली नदी या हुआंगहो नदी। अब उसके बाद देखते हैं चीन की दीवार। चीन की दीवार की जो लंबाई है ये है आपकी 8,800 कितना, 8,851 किलोमीटर, कितना, 8,851 किलोमीटर लंबी है ये, क्या है, लंबी है। और एक चीज और इसे देखने के बाद आपको याद आ रहा है कि जो आपका हिमालय पर्वत है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंटेन एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है, लमसम इतनी ही है, कितनी है, 8,848 मीटर, या लमसम इतना कह सकते हो 51।
तो यहां से आप 2 फैक्ट याद कर सकते हो। दूसरा, इसको बनवाया किसने था? ये बनी थी आपकी कब? 220 से 206 ईसा पूर्व में। कब बनी थी? 220 से 206 ईसा पूर्व में। और इसे बनवाया था सी हुआंग ने। किसने बनवाया था? सी हुआंग ने इसका निर्माण करवाया था। सी हुआंग ने इसका निर्माण करवाया था। और उसके बाद आपका ये किस वंश के थे पता है आपको? ये किस वंश के थे? तो ये थे किन वंश के थे? किस वंश के थे? किन वंश के थे? किन वंश के थे? कौन? ये सी हुआंग कौन से वंश के थे? किन वंश के थे? तो चीन की दीवार, जितना इधर हम पॉइंट लिख रहे हैं ये सब सारे आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका चौथा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, मेकांग नदी भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ गिरती है और कितने देशों से होके जाती है और उसके होकर बहती है। उसके बाद यांगसी नदी भी आपकी इंपॉर्टेंट है। चीन की दीवार भी पूछी जाती है। चीन की दीवार विश्व के 7 आश्चर्यों अजूबों में से एक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। अब देखते हैं विश्व में जो चीन उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन कौन से चीजों में पहले स्थान पर है। तो आपका अगर हम बात करें खनिज, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? खनिज की। तो खनिज में कौन कौन से खनिज में ये पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर अगर हम खनिज में बात करें तो कोयला के उत्पादन में है। किसके? कोयला के उत्पादन में है। उसके बाद फिर आपका एल्यूमिनियम के उत्पादन में आ जाता है। एल्यूमिनियम के उत्पादन में आ जाता है। उसके बाद फिर आपका ये जिंक के उत्पादन में आ जाता है। एल्यूमिनियम हो गया आपका, जिंक हो गया, और कौन सा है? फिर आपका फ्लोराइट है और सोना है। फ्लोराइट आपका है, और फ्लोराइट के बाद किस में है? सोना में है। सोने के बाद किस में है? आपका मरकरी में है। किसमें? मरकरी में। उसके बाद फिर किस में है? बिस्मथ में है। बिस्मथ में है, और भी उसमें उत्पादन में प्रथम स्थान पर इतना ही याद रखिए, ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक चीज और देख लीजिएगा, ये टिन में भी है। किसमें? टिन में भी प्रथम स्थान पर है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, और भी है लेकिन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि सिर्फ आप इतना ही याद रखिएगा। कितना याद रखेंगे? अब देखते हैं फसल की। फसल में चौथे विश्व में प्रथम स्थान पर कौन कौन सी फसलों में है? तो सबसे पहले किस में आ जाता है? आपका गेहूं में आ जाता है। गेहूं के बाद किस में आ जाता है? चावल में आ जाता है। चावल के बाद किस में आ जाता है? मूंगफली में आ जाता है। किसमें? मूंगफली में आ जाता है। फिर किस में आता है? तरबूज में आता है। तरबूज में भी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद अगर हम देखें और किस में है, यहाँ पे हमने क्या लिखा? गेहूं हो गया, चावल हो गया, मूंग हो गया, तरबूज हो गया, चाय की पत्ती हो गई, यानी चाय में भी प्रथम स्थान पर है। तंबाकू में भी प्रथम स्थान पर है। किसमें? तंबाकू में भी प्रथम स्थान पर है। अच्छा बताओ, भारत का कौन सा राज्य है जो तंबाकू में प्रथम स्थान पर है उत्पादन में? कमेंट करके बताइए आप लोग। उसके बाद फिर ये किसमें है? आलू में है, और सिल्क, और आपका टमाटर। किसमें? आलू, सिल्क आपका, और किसमें? टमाटर में भी है। टमाटर, और फिर आपका ये प्याज में भी है। किसमें? प्याज में भी ये प्रथम स्थान पर है, और भी ये और चीजों में भी प्रथम स्थान पर है। पर आप इतना ही याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके बाद हम आपको कराएंगे, ये आपका चीन हो गया, अभी लगभग 4-5 देश बाकी हैं, तो इसके बाद हम कराएंगे 2 देश एक में, मालदीव और भूटान को, या फिर म्यांमार भूटान को हम एक में करा देंगे। तो आप बस अभी आप इतना देखिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको भूटान और मालदीव मिल जाएंगे।